हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो पेपर 1 में आया था उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते थे। तो देखते हैं कैसे स्कोर कर सकते थे, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको गैसियस स्टेट से। क्या दिया हुआ है? अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्स। एक क्लोज्ड वेसल है हमें दिया हुआ है और इस क्लोज्ड वेसल में हमें एक गैस दी हुई है एक्स। गैस एक्स गिवन है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन विच एक्सर्ट्स 2 atm प्रेशर। प्रेशर यहां पे हमें कितना दिया हुआ है? 2 atm। तो डेटा हम पहले लिख देंगे, ठीक है ना। द सेम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, एक दूसरी गैस के लिए हमें बात कर रहा है सेम टेम्परेचर पे, जिसमें गैस है, गैस दी हुई है y और इसका मास दिया हुआ है, गैस का हमें दिया हुआ है 80 ग्राम ऑफ द अनदर आइडियल गैस। अच्छा, इस पहले वाले कंटेनर में जो गैस x दी थी उसका मास कितना दिया हुआ था? 10 ग्राम। दूसरे वाले गैस में बोला 80 ग्राम ऑफ द अनदर आइडियल गैस y इज एडेड टू इट। अच्छा, इसी में हमने जो 10 ग्राम गैस x थी, हमारे पास पहले गैस x थी, उसमें हमने ऐड कर दिया है 80 ग्राम्स गैस y का। तो पहली बारी हमारे पास केवल 10 ग्राम गैस थी x की, अब दूसरी बार हमने 80 ग्राम गैस y ऐड कर दी। तो यहां पे गैस x भी है और y भी है, ठीक है ना, एडेड टू इट एंड द प्रेशर बिकम्स 6 atm। अब इस दूसरे कंडीशन में जो टोटल प्रेशर है वो 6 atm हो गया है x और y गैस का मिला के। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी हमें VRMS का रेशियो बताना है x और y का 300 केल्विन। तो VRMS ऑफ x अपॉन VRMS और y हमें बताना है। अब VRMS का अगर हमें रेशियो बताना है तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय m। तो R कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट है, तो मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है VRMS। तो यहां पे हम डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ y अपॉन मोलर मास ऑफ x। यानी अगर हमें मोलर मास ऑफ y और x का रेशियो मिल जाता है तो ये हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये हम रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ये रेशियो हम लोग निकालते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो दोनों कंडीशंस दी हुई है, इन दोनों में हम PV इक्वल टू NRT लगा के आसानी से इसमें रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग ट्राई करते हैं? तो अब देखते हैं। पहला वाला जो केस था, जो पहला वाला कंटेनर था, हम लोगों ने देखा कि पहले वाले कंटेनर में हमने क्या देखा था, देखते हैं। पहले वाले कंटेनर में जो हमें सिचुएशन दी हुई थी, तो अगर हम वो वाला यूज करते हैं PV इक्वल टू NRT के लिए तो क्या हो जाएगा, ये चीज हम लोग देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ था 10 ग्राम, हमें कंटेनर में दिया हुआ था 10 ग्राम दिया हुआ था मास गैस का प्रेजेंट था, मास दिया हुआ था 10 ग्राम। फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ था हमें? 10 ग्राम मास गैस x, प्रेशर और टेम्परेचर। तो गैस दी हुई थी x, टेम्परेचर दिया था 300 केल्विन, प्रेशर हमको दिया था 2 atm। सबसे पहले हमको ये दिया हुआ था डेटा, तो हम पहले वाले के लिए इक्वेशन लगा देंगे PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT हम x के लिए लगाएंगे फॉर गैस x। तो प्रेशर हमको कितना दिया हुआ है? 2 atm। x गैस का वॉल्यूम, हमें कंटेनर का वॉल्यूम अगर हम देखें तो दोनों में एक ही क्लोज्ड वेसल है, तो दोनों केस में वॉल्यूम हम क्या ले सकते हैं? सेम। तो सपोज हमने V वॉल्यूम ले लिया। मोल्स क्या हो जाएंगे गैस x के लिए? मास दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस x इंटू R इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, दूसरे कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ था? हमने देखा था कि हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था कि इसमें हमने 80 ग्राम गैस y और मिक्स कर दी है,
ठीक है, जिससे प्रेशर हो गया है 6 atm। तो यहां पे हमारे पास x तो थी प्लस y हो गया है। x का मास दिया हुआ था हमें 10 ग्राम और y का मास अब हमें 80 ग्राम और दे दिया गया है। फिर इसके बाद यहां पे हमें प्रेशर जो टोटल दिया हुआ है अब 6 दिया हुआ है टोटल गैसेस का। तो हम फिर से PV इक्वल टू nRT टोटल x और y के लिए लगा देंगे। टोटल x और y के लिए हम क्या लगा देंगे, प्रेशर टोटल PV इक्वल टू nRT। प्रेशर टोटल रखेंगे 6, वॉल्यूम सेम रहेगा V, टोटल मोल्स हम यहां पे रखेंगे तो x के मोल प्लस y के मोल रखेंगे। x के मोल आ जाएंगे 10 अपॉन मोलर मास ऑफ x प्लस y के मोल आ जाएंगे 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ y। ये टोटल मोल्स आ जाएंगे इंटू r इंटू t हमें दिया हुआ है 300, हम रख सकते हैं 300। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अगर हमें mx और my का रेशियो निकालना है जिससे हमारा काम हो जाएगा तो हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम अगर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो हमें यहां क्या दिखेगा, इस पूरी वैल्यू में हम डिवाइड कर देते हैं 6 इंटू v इज इक्वल टू 10 अपॉन mx प्लस 80 अपॉन my इंटू r इंटू 300। तो इसको डिवाइड करने पे हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, 300 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू, इधर 1/3 हो गया, इधर क्या आ गई वैल्यूज, अगर हम देखें तो ये 0 हम यहां पे ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। हम यहां पे देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वैल्यू mx my ऊपर चला जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/mx डिवाइडेड बाय 1/mx प्लस 8/my, ऐसा आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं हम 3/1 इज इक्वल टू, हम इसको रिवर्स करके सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस, यहां पे हमने लिख दिया 1 प्लस, यहां 8/my है और वहां पे 1/mx है, तो ये क्या हो जाएगा mx अपॉन m, ये यहां पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे दिस अपॉन दिस करेंगे 8/my, तो ऊपर चला जाएगा 1/mx, 8/my, mx ऊपर चला जाएगा तो ये 8mx अपॉन my। तो यहां से हम देखेंगे कि mx अपॉन my की वैल्यू हमारे पास, मोलर मास ऑफ x अपॉन y, यहां से माइनस करेंगे 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू, तो ये इधर 2 हो जाएगा, तो ये 1/4 हमारे पास रेशियो आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर दिया यहां पे मैथ्स लगा के, मैथ्स का थोड़ा हार्ड यूज करके। अब देखो यहां पे हमारे पास मोलर मास का रेशियो आ गया है और हमें निकालना क्या है, हमने अभी देखा था कि अगर हमें VRMS का रेशियो निकालना है तो मोलर मास my अपॉन क्या करना है, mx। अब हमने यहां पे अभी कैलकुलेशन करी कि my अपॉन mx अगर हम लिखे इसको तो my अपॉन mx कितना आ गया, 4/1। तो हम इसको यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √4/1 दैट इज 2। तो 2 यहां पे हम बता देंगे कि VRMS ऑफ x अपॉन y का जो रेशियो आएगा वो 2:1 हो जाएगा, 2:1। तो हम ये आसानी से कर पाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और आसानी से इस नंबर को हम लोग स्कोर कर सकते थे, ये मार्क्स हमारे आसानी से स्कोर हो सकते थे। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही आए तो हमारे दिमाग में सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए, तो उन फॉर्मूलों को याद करते हुए हम देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट पाथ को
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो डेफिनेटली जब हम लोग डेरिवेशन वगैरह करते हैं और जब हम ऑर्बिटल्स के शेप और बहुत सारी चीजें निकाल रहे होते हैं तो हम इस कंसेप्ट का यूज करके ही करते हैं, इसके कंसेप्ट का यूज करके ही हम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा कहां पे है ये बता पाते हैं, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल of an atom is lower than that of the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus। अच्छा, बी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के हम ऑर्बिट्स की अगर बात करें तो अगर हम दूर जाते हैं तो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्बिट में, जैसे यहां 2s ऑर्बिट का मतलब है कि हमें यहां पे सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी की बात किया है, यहां पे किस ऑर्बिट की एनर्जी की बात किया है, सेकंड। और फिर जब हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो उस एनर्जी की बात कर रहा है। फॉर अवे का मतलब हम ले सकते हैं एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत दूर का ऑर्बिट जो है। तो एनर्जी हम कैसे बताते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब हम यहां देखें कि अगर सेकेंड ऑर्बिट लेते हैं तो E2 की हम बात करें, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो उसको क्या लिख सकते हैं -13.6 Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, कि कोई भी एटम है तो Z उसका हम यहां पे ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 इंटू जेड स्क्वायर, ये एनर्जी हम लिख सकते हैं किसी भी एटम के लिए। और अगर हम E इन्फिनिटी लिखते हैं तो एन इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी और ये कम होगी, यानी न्यूक्लियस के पास जब कोई भी ऑर्बिट रहेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, कम होगी, तो इसकी वैल्यू कम होगी, E इन्फिनिटी की एनर्जी ज्यादा होगी। अब यही ये बोला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे। तो ये इनफाइनाइटली फार अवे जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी कम है। तो ये बात समझ में आती है कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सी स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल टू 1 विच करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। अच्छा, अब ये बोलना चाह रहा है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि सबसे कम एनर्जी n इक्वल टू 1 ऑर्बिट की होगी। तो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये एटम है, इसमें सबसे पास का ऑर्बिट ये n इक्वल टू 1 ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी की अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले से तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई सबसे कम, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो गई नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि बोर मॉडल से मोस्ट नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट की होगी, ठीक है ना। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यानी जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस सिस्टम की जो मिनिमम एनर्जी होगी जब वो मैक्सिमम पास होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तभी होगी, और वो यही सिचुएशन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। अब यहां वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी, जैसे ही उसने करी वैसे ही दिमाग में वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। डी ऑप्शन के लिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.188 इंटू जेड बाय एन, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला अगर हमें दिया हुआ है तो इसमें हमें साफ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी हमें देखना है और n देखना है, दोनों का रिलेशन। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n, यानी अगर n बढ़ेगा तो v क्या होगा कम होगा। तो बोर मॉडल के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट हमें गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से आसानी से हम, अगर हमें फॉर्मूले ही याद है केवल, तो हम थोड़ा सा सोच के आसानी से इसके मार्क्स को स्कोर कर सकते थे इस सवाल के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री से।
तो थर्मोकेमिस्ट्री से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है फॉर द एक्सपांसन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। मोल हमें यहां पे कितने दिए हुए 5 और मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है, मोनोएटॉमिक गैस दी हुई। ये डेटा जो हमें पता है वो हम लिख के चलेंगे। कंसीडरिंग ओनली पीवी वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन इंथैल्पी इन जूल्स, हमें यूनिट क्या दिया हुआ है जूल्स, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस x to y, y to z। यानी यहां पे हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है x से z तक का, ठीक है ना। तो x से z तक का अगर हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच के बारे में हम जानते हैं कि डेल्टा एच अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच को हम एक्स जेड जो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स वाई प्लस डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं वाई जेड, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये हम डेल्टा एच एक्स जेड, एक्स से जेड तक का जो हमें डेल्टा एच है वो पाथ फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छा सॉरी स्टेट फंक्शन है तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स वाई प्लस डेल्टा एच एक्स जेड। अगर हमें, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन में भी डिपेंड करता है तो डायरेक्ट भी हम एक्स जेड है ना, ये हम डायरेक्टली भी एक्स और जेड से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम आसानी से यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एच एक्स जेड इक्वल टू डेल्टा एच एक्स वाई प्लस डेल्टा एच वाई जेड। अब हमें पता है यहां पे अगर ग्राफ हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा एक्स से वाई का जो ग्राफ दिया हुआ है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये आइसोथर्मल ग्राफ है एक्स से वाई का, और आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। अच्छा, डेल्टा एच निकालने के लिए हम यहां फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एन सी पी डेल्टा टी, तो हमें यहां पे डेल्टा टी तो 0 मिल जाएगा, मतलब सीधी सी बात है यहां से यहां का डेल्टा एच हमारा क्या होने वाला है एक्स वाई का 0 होने वाला है। वाई जेड का जो डेल्टा एच है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहां पे हमें अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें सीपी की जरूरत पड़ेगी। अब सीपी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, तो सीपी क्या हो गया आर प्लस सीवी। अब आर की वैल्यू हमें जूल्स में दी हुई है 8.3 प्लस सीवी की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, सीवी की वैल्यू हमें दी हुई है 12 जूल्स, तो 12 जूल पर केल्विन। तो अब इनको अगर हम जोड़ते हैं दिस इज 20.3 जूल पर केल्विन, हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई है। अच्छा, फॉर्मूला में एन सीपी डेल्टा टी लगाना है, तो अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी क्या हो गई है 0 हो गई है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एन यानी मोल्स कितने दिए हुए हमें 5, तो 5 इंटू सीपी कितना कैलकुलेट किया हमने 20.3 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 335 और 415 का डिफरेंस, तो 335 से 435 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 203 मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी 4, तो ये 12 8, तो ये 8120 आ जाएगा। आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर जो आ जाएगा 8120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सिंपल हमें ग्राफ दिया हुआ है, डेल्टा एच निकालना था और डेल्टा एच हम यहां आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही सिंपल सवाल है, क्लास में हम ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं तो ये सिंपल सवाल हम बोल सकते हैं। हमें इसमें ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है और उसकी मैकेनिज्म दी हुई है और हमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर हमें यहां पे बताना है। तो हमें पता है कि जब
इस टाइप की स्टैंडर्ड रिएक्शन दी हुई है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेप है, ये स्लो रिएक्शन है। और जो स्लो रिएक्शन है वही रिएक्शन आरडीएस कहलाती है। उसके लिए डायरेक्टली हम यहां पे लिख देंगे रेट का इक्वेशन। रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट जो दिया है K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। दोनों का कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 रहेगी, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर हम उनके पावर पे सेम चला सकते हैं जो स्टाइकियोमेट्री है। अच्छा, ये हमने रेट लॉ लिख दिया, पर हमें इसके लिए रेट लॉ निकालना है। और इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि H2 तो प्रेजेंट है, यहां पे भी H2 प्रेजेंट है। N2O की अगर बात करें तो N2O प्रेजेंट नहीं है। H2O की बात करें H2O प्रेजेंट है। N2O2 की बात करें तो N2O2 भी इसमें नहीं प्रेजेंट, यानी यहां भी ये दोनों ही इंटरमीडिएट्स हैं। और इस रेट लॉ में जो हमने लिखा हुआ है ये यहां पे एक इंटरमीडिएट है, और कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। तब जब नहीं हो सकता तो हमें क्या करना होता है, इसको एलिमिनेट करना पड़ता है। हम इसको एलिमिनेट करते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम इसको एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, हमें केवल ऑर्डर पूछा हुआ है इसलिए हमें कांस्टेंट से ज्यादा मतलब है नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर हमें इससे N2O2 को एलिमिनेट करना है तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम के लिए हमने लिख दिया, तो यहां से N2O2 की कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम यहां पे अगर रखेंगे तो रेट लॉ हमारा जो आएगा एलिमिनेट करने के बाद क्या जाएगा, सम कांस्टेंट K डैश, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू N2O2 की जगह ये पूरी वैल्यू NO स्क्वायर आ जाएगा, NO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो NO हमारा इस रिएक्शन में है और H2 भी प्रेजेंट है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि अब ये जो रेट लॉ लिखा है ये उस रिएक्शन के लिए जिसका ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर की अगर बात करें n की तो 2 + 1, इसका ऑर्डर 2 और इसका 1, यानी कि 3 ऑर्डर हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। सो इसका जो आंसर होने वाला है वो 3 होने वाला है। तो ये सवाल बहुत आसान था, आया हुआ है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे हमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें वैल्यूज यहां पे कुछ दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है आयंस की, Ag प्लस की, K प्लस की, ये डेटा हमें दिया हुआ है। तो इस डेटा का हमें यूज करना है, और हम लोग देखते हैं कि हमें ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप का सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें मैचिंग करनी है और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं। हमें दिख रहा है कि इसमें KCl AgNO3 लिया हुआ है, इसमें एसिड और बेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर एसिड और बेस टाइट्रेशन से चेक करें तो हम देखते हैं R ऑप्शन को हम सबसे पहले चेक करते हैं। R ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा, टाइट्रेशन में टाइट्रेंट दिया हुआ है HCl, टाइट्रेट दिया हुआ है NaOH। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हमें दिया हुआ है NaOH, और ऐड क्या कर रहे हैं हम इसमें, HCl ऐड कर रहे हैं। तो टाइट्रेंट हमारे पास HCl है और टाइट्रेट है NaOH। अब यहां पे क्या होगा, अगर रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन अगर चलेगी हम देखेंगे तो रिएक्शन कैसे चलेगी, HCl प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या दे देगा, NaCl सॉल्ट प्लस H2O। तो ओवरऑल पहले वाले में अगर हम देखें कि चेंज क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में पहले NaOH है, तो जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है वो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन की वजह से है। अच्छा, जब टाइट्रेशन होगा HCl डालेंगे तो बहुत तेजी से सॉल्ट बनने लग जाएगा, यानी जो आयंस है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस में। जबकि शुरू में जो आयंस थे सॉल्यूशन में वो कौन कौन से थे, Na प्लस तो था और साथ में OH माइनस आयंस था। तो अगर हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी शुरू में
तो OH माइनस आयंस की कंडक्टिविटी, अभी अगर हम डेटा देखें तो डेटा में हमें दिया हुआ है OH माइनस आयंस की कंडक्टिविटी थी 19.9, Na+ की तो कम थी, लेकिन OH माइनस आयंस की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है OH माइनस आयंस की वजह से, OH माइनस आयंस की वजह से बहुत ज्यादा रहेगी, जो बाद में OH की जगह पे किस आयन से रिप्लेस हो रही है, Cl माइनस आयन से। और Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस अगर हम देखें, सॉरी, Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस देखें तो 7.6 है, यानी कि OH माइनस मेनली रिप्लेस हो रहा है Cl माइनस से। Na+ तो सभी दोनों में सेम है, Na+ पहले भी था और बाद में भी है, तो ये कंडक्टेंस तेजी से यहां पे डिक्रीज होगी। अच्छा, डिक्रीज होने के बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद जब HCl हम डालेंगे तो यहां पे H+ आयंस बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहले कंडक्टेंस तेजी से डिक्रीज होगी और फिर तेजी से इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस ग्राफ में हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज बता रहा हो, तो पहले तो तेजी से इस वाले में डिक्रीज हो रही है और फिर इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि आर का जो मैच होगा, आर का मैच सेकंड वाला हो सकता है। अच्छा, आर हमने चेक कर लिया, अब एस को चेक करते हैं, एस वाला हम लोग चेक करते हैं। तो एस वाला अगर हम चेक करेंगे, एस ऑप्शन को चेक करेंगे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमें टाइट्रेंट में CH3COH दिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, NaOH। यहां पे हमें NaOH दिया हुआ है और ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग, CH3COH, CH3COOH। अब CH3COH एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो शुरू में तो सॉल्यूशन के अंदर जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बहुत सारे OH माइनस आयंस रहेंगे जो इसकी कंडक्टिविटी को बहुत हाई रखेंगे, और Na+ आयंस रहेंगे। अब रिएक्शन क्या चलेगी, तो CH3COH प्लस NaOH, तो ये क्या दे देगा हमें, CH3CONa, दिस इज सॉल्ट, प्लस H2O। ये रिएक्शन चल रही है, ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट। शुरू में तुम्हारे पास ये NaOH है, यानी Na+ आयंस थे और OH माइनस आयंस थे, यानी सॉल्यूशन के अंदर Na+ और OH माइनस आयंस की वजह से कंडक्टिविटी थी। जैसे जैसे टाइट्रेशन करेंगे तो सॉल्ट बनने लगेगा CH3CO- आयन और Na+ आयन, तो Na+ तो दोनों में सेम है, OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है CH3CO- से। अब हम फिर से कंडक्टिविटी का चेक कर सकते हैं। CH3CO- की कंडक्टेंस बहुत कम है, मोलर कंडक्टेंस, जबकि OH- की हमने देखा था कि बहुत ज्यादा है 19। तो बहुत तेजी से यहां पे ग्राफ फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है शुरू में, तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक फिर से ग्राफ पहले यहां पे डिक्रीज होगा। जब हम टाइट्रेशन करेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट तक तो डिक्रीज होने वाला है। अच्छा, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या होगा, तो इक्विवेलेंट पॉइंट बनने के बाद अगर हम CH3COH डालेंगे भी तो ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होगा, बहुत कम आयंस देगा H+ के, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी या शार्पली नहीं बढ़ेगी एकदम, क्योंकि ये वीक एसिड है। भाई सॉल्यूशन में सारे H+ OH- खत्म हो गए, तो शुरू में तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद CH3COH जब हम डालेंगे तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले तो हमें डिक्रीज शार्प देखना है, तो शार्प डिक्रीज एक तो इसमें दिख रहा है और किसी में दिख नहीं रहा है। तो जो तेजी से डिक्रीज हो रहा है शुरू में, वो इसमें कंडक्टेंस का सबसे तेजी में से डिक्रीज हो रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद जब हम CH3COH आगे ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये बहुत कम इंक्रीज होगा, या ये लगभग लगभग ऐसी लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एस ऑप्शन है उसके लिए 5th वाला करेक्ट है। तो एस ऑप्शन का करेक्ट मैच हमें 5th वाला मिल रहा है, यानी आर का हमें 2 मिल रहा है और एस का हमें 5 मिल रहा है। ओके, आर हमने चेक कर लिया, आर का 2 हमने चेक कर लिया, एस का 5 हमने चेक कर लिया। अब हम पी और क्यू को चेक करते हैं। तो अब हम पी और क्यू को अगर देखेंगे तो पी क्यू को देखते हैं हम। पी क्यू में जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अब देखते हैं पी और क्यू में। तो पी और क्यू के लिए मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं, पुरानी स्लाइड हमें गिवन है। पी और क्यू को हम लोग यहां पे अब चेक करते हैं।
पी वाले में देखते हैं, पी ऑप्शन को देखते हैं, पी ऑप्शन को। तो पी ऑप्शन में हमें AgNO3 है और KCl है। अच्छा, हमने पहले देखा था R और S देख लिया था, तो R का 2 आ गया और S का 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं P वाला। तो P में सबसे पहले कंटेनर में क्या दिया हुआ है? KCl, KCl दिया हुआ है, और इसमें ऐड क्या कर रहे हैं? AgNO3, AgNO3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि शुरू में यहां पर रिएक्शन क्या चलेगी, तो KCl प्लस AgNO3 क्या दे देगा? ये यहां पे दे देगा AgCl का प्रेसिपिटेट हमें पता है, और KNO3। अब अगर हम देखें शुरू में सॉल्यूशन में कौन से आयंस थे? K प्लस और Cl माइनस। K प्लस आयंस थे और Cl माइनस आयंस थे। बाद में सॉल्यूशन में ये तो प्रेसिपिटेट है, इसके आयंस रहेंगे नहीं। कौन से आयंस से रिप्लेस हो गया? K प्लस और NO3, यानी जो चेंज आ रहा है वो NO3 माइनस आयन और Cl माइनस का आ रहा है। Cl माइनस से आयंस की कंडक्टिविटी NO3 माइनस में सब्स्टिट्यूट होगी अप टू इक्विवेलेंट पॉइंट। तो अब अगर हम फिर से देखें यहां पे कि Cl माइनस की कंडक्टेंस 7.6 है और NO3 माइनस की 7.2, यानी 7.6 से क्या चेंज हो रही है? 7.2 में। तो यहां कंडक्टेंस Cl माइनस की कितनी थी? Cl माइनस की थी 7.6, तो ये आ गई 7.6 और इसकी होगी 7.2, यानी यहां पे डिक्रीज होगी शुरू में, इक्विवेलेंट पॉइंट तक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। तो इक्विवेलेंट शुरू में कंडक्टेंस डिक्रीज होनी। अच्छा, ये वाला हमने चेक कर लिया था ऑप्शन, ये वाला भी हमने चेक कर लिया था ऑप्शन। अब कंडक्टेंस यहां पे इंक्रीज हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है, यहां पे भी इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमें साफ समझ में आ रहा है। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला ऑप्शन जिसमें हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है कंडक्टेंस। तो ये वाला हमें ऑप्शन थर्ड दिख रहा है कि हाँ, शुरू में कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के बाद जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा उसके बाद Ag प्लस आयंस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि इसके लिए बढ़िया मैच है। तो P के लिए हमारे पास, P के लिए यहां पे थर्ड वाला मैच कर रहा है, P के लिए हमें थर्ड वाला मैच कर रहा है। अच्छा, अब Q ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो Q ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि यहां पे हम लोग कंटेनर में क्या ले रहे हैं? कंटेनर में ले रहे हैं AgNO3। इस बार हमने AgNO3 लिया है और ऐड क्या किया है? KCl ऐड किया है। ठीक है, तो अब यहां पे भी रिएक्शन तो वही चलेगी, KCl प्लस AgNO3, और ये क्या दे देगा? AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस KNO3। सेम रिएक्शन, लेकिन यहां पे हमें एक चीज का ध्यान देना है कि सॉल्यूशन के अंदर शुरू में आयंस किसके हैं? AgNO3 के, यानी Ag प्लस आयंस है और NO3 माइनस आयंस है। बाद में ये आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? K प्लस और NO3 माइनस। तो NO3 माइनस तो सेम है, यानी Ag प्लस रिप्लेस हो रहा है K प्लस आयन से। अगर हम कंडक्टेंस चेक करें Ag प्लस और K प्लस की, तो Ag प्लस की है 6.2 और K प्लस आयन की कंडक्टेंस, K प्लस आयन की कंडक्टेंस हमें दी है 7.4। तो 6.2 Ag प्लस की है, Ag प्लस की है 6.2, Ag प्लस की थी 6.2 और इसकी थी 7.4, यानी यहां पे कंडक्टेंस में क्या होगा? शुरू में इक्विवेलेंट पॉइंट तक इंक्रीज होगा। अच्छा, इंक्रीज होने के बाद अगर हम उसके बाद बात करेंगे 6.2 से 7.4 तक इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद अगर हम और ज्यादा KCl ऐड करेंगे तो बहुत तेजी से फिर से क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो ये वाली अगर हम देखें तो ये हमें इंक्रीज मिल रहा है, शुरू में इंक्रीज मिल रहा है, फिर शार्प इंक्रीज मिल रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फोर्थ वाला करेक्ट मैच हो सकता है हमारा, किसके लिए? Q के लिए फोर्थ हो सकता है। तो अगर हम देखें तो Q के लिए फोर्थ करेक्ट मैच हमें दिख रहा है यहां, और P के लिए 3 मैच दिख रहा है। अच्छा, R के लिए हमने देखा था, R के लिए जो करेक्ट मैच था वो 2 था, तो R के लिए 2 मैच इस ऑप्शन में हमें दिख रहा है।
और S के लिए हमने देखा था 5 हमारा करेक्ट मैच था, S के लिए 5 हमें करेक्ट, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को आसानी से हम स्कोर कर सकते थे अगर हमें बेसिक आइडिया है कंडक्टेंस का, तो है ना, टाइट्रेशन का। ठीक है, इसके साथ फिजिकल कंप्लीट होती है। मैक्सिमम स्कोर हम लोग इसमें गेन कर सकते थे, तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे कि ना बनाए जा सके। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस के पहले पेपर का ऑर्गेनिक पोर्शन। ठीक है, इस बार ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी पूछी गई है, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एस्पार्टम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ इज अ डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल फिनाइल एलानाइन मिथाइल एस्टर। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टम इज। जेईई एडवांस के सिलेबस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लिखा हुआ है। कुछ बच्चे अगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स एनसीईआरटी में जहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो बच्चे वो पढ़ के गए होंगे तो तुरंत आंसर भर देंगे। ठीक है, नहीं तो जेईई एडवांस वालों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया है जिससे कि आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डाइपेप्टाइड वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है तो ज़रा देखिएगा। इसमें पहले क्या बोला है, एस्पार्टाइल, मतलब कि आपको पहले एस्पार्टिक एसिड कंसिडर करना है। तो एस्पार्टिक एसिड कैसा होएगा, C डबल बॉन्ड OH NH2 C डबल बॉन्ड OH। ये रहा एस्पार्टिक एसिड। लेफ्ट वाले से OH हटाया जाता है और राइट वाले से H जब डाइपेप्टाइड फॉर्म करते हैं। तो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या, PH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। देखिएगा ज़रा, एक एस्पार्टिक एसिड है फिनाइल एलानाइन और एक तीसरा कंपोनेंट है मिथाइल एस्टर। तो एस्टर बनाने के लिए यहाँ पे OH CH3 भी यूज़ करेंगे, मिथेनॉल बेसिकली। ठीक है, तो अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड लेफ्ट वाले से एस्पार्टिक एसिड जो है इधर से OH और इधर से H। ध्यान रखिएगा जो अल्फा अमाइनो एसिड है वही वाला अपने को रिमूव करना है। ये मान लीजिए COH, इसके अल्फा कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो ये वाला ही OH यूज़ करेंगे, OH और ये H। ठीक है, और यहाँ से OH और ये H। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन में इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है उसी को ही हम लोग आंसर करेंगे, C डबल बॉन्ड OMe, है ना। तो कौन सा दिख रहा है इसमें से, B वाला। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा। कुछ बच्चे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो उन्होंने सीधा ही आंसर भर दिया होगा इसका। ठीक है, इन्होंने तो ये बता दिया है तो बहुत अच्छा किया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर बताने की वजह से सिंपल है, अदरवाइज फिर मेमोरी बेस्ड होता। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2। इतना लिखना एक जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे के लिए सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि वो फिनॉल की प्रिपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है, आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखिएगा तो क्यूमिन से प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली। ठीक है ना, तो देखते हैं, जब ऐसे लेंथी क्वेश्चन हो तो बेटर है कि आप उसे फ्लो चार्ट में हमेशा कन्वर्ट कर लें। देखते हैं ज़रा, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेते हैं पहले। ये रहा आइसोप्रोपाइल बेंजीन with O2 followed by the treatment with H3O plus, O2 H3O plus। तो ये बनेगा क्या, फिनॉल बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, एसीटोन। ये रिएक्शन मतलब आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, एडवांस में मेंस में कई बार पूछा है ना। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड बाई प्रोडक्ट P। तो ये जो बाई प्रोडक्ट है ये तो फिनॉल रहा, ये बाई प्रोडक्ट P, ये रहा P मालूम पड़ गया। रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। चलिए 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। 3 इक्विवेलेंट Cl2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड CH3 गिव्स कंपाउंड Q। ये रहा कंपाउंड Q। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ COH ट्वाइस। देखिए X2
NaOH या H2CaOH ट्वाइस, ये क्लियर इंडिकेशन होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन का, और ये आपको दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत जहां पे H2NaOH बोले। तो CCl3C डबल बॉन्ड हो CH3, CaOH ट्वाइस क्या है, बेस ही तो है, CaOH ट्वाइस बेस है। अब इसके साथ रिएक्शन होएगी तो हेलो फॉर्म रिएक्शन, बेसिकली हेलो फॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म ही है ये, इसके साथ रिएक्शन होएगी। CaOH ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन होएगी तो क्या करेंगे, इसमें ये बनेगा ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ CaOH ट्वाइस प्रोड्यूसेस कंपाउंड R, R मतलब हो गया ये CHCl3, और कैल्शियम सॉल्ट जो लिखा जाएगा वो ये होएगा प्लस CH3C डबल बॉन्ड O Ca, O C डबल बॉन्ड CH3, ये बना कैल्शियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर, एंड कैल्शियम सॉल्ट S, ये हो गया कंपाउंड R, ये रहा कंपाउंड R। अब इसके बारे में सही कथन क्या है वो पूछ रहे हैं, बताते हैं। रिएक्शन ऑफ P विथ R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव दिस, देख लेते हैं। ये रहा P, CH3C डबल बॉन्ड CH3, रिएक्शन ऑफ P विथ R, R मतलब क्या, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH के साथ रिएक्शन होएगी फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। देखिए होगा क्या, जब भी बेस दिया हो ना तो पहली चीज जो भेजे में आनी चाहिए वो आनी चाहिए एसिड बेस रिएक्शन। यहां से एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा तुरंत, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे माइनस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा, ये यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होएगा उस पर एक नेगेटिव चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ वो यहाँ पे अटैक कर देगा, H को हटा के ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इसको ऐसे, मैं मार्क करने के लिए इस तरीके से कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एसिडिफिकेशन भी बोल रहा है, तो यहाँ पे जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो ऊपर शिफ्ट होएगा, और एसिडिफिकेशन करवाओगे तो O माइनस पे H लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3C CH3 OH CCl3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन बोला है, तो ये 1 और ये 2, एसिडिफिकेशन करवाने पे ये बनेगा। अब देख लेते हैं क्या ये इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस। रिएक्शन ऑफ R, R क्या है, CHCl3, CHCl3 प्लस O2, ये बना देगा COCl2, COCl2 और उसके साथ HCl गैस भी रिलीज होगी, तो ये जो गैस होती है COCl2 को ही फॉस्जीन कहते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, Q रिएक्ट्स विथ एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस दिस। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Q जो है वो ये रहा, ठीक है। अब Q की रिएक्शन हो रही है एक्वस NaOH से टू प्रोड्यूस CCl3 CH2OH एंड दिस। अगर आप इसको सही से सोचें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक में, मतलब एक रिड्यूस हुआ एक ऑक्सीडाइज हुआ, काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। कार्बोनिल में डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन होती है क्या, अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन तो नहीं होगी, ये नहीं होगा। S ऑन हीटिंग गिव्स P, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़ाई जाती है इन जनरल, उसमें ये बोला जाता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही चीज है। यहाँ से CaCO3 उड़ा दीजिए, दूसरे कलर से उड़ाता हूँ अच्छा लगेगा थोड़ा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से CaCO3 उड़ाएंगे तो क्या बनेगा CH3COCH3, और CH3CaCO3 क्या है P, तो S ऑन हीटिंग गिव्स P, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A B D। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स का अच्छा एप्लीकेशन है और थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही पूछी गई है। कार्बोनिल की प्रिपरेशन अगर अच्छे से है तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ अगेन कार्बोनिल कंपाउंड, एसिटाल्डिहाइड विथ excess formaldehyde upon heating with concentrated NaOH solution gives P and Q। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आसानी रहेगी। एसिटाल्डिहाइड मतलब ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है H C डबल बॉन्ड OH। ये एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड NaOH। रिपीटेड एल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो मतलब मेरा है टॉलेंस कंडेंसेशन से। टॉलेंस कंडेंसेशन में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो पहले CH2OH से तो रिप्लेस होता ही है, मतलब कि ये जब तक कि एल्डोल होता रहेगा तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है CH2OH और CH2OH रिपीटेड एल्डोल, क्योंकि वो HCOH एक्सेस में है, COH यहाँ तक एल्डोल हो गया। उसके बाद जब कैनिजारो होना होएगा तो ये ऑक्सीडाइज होएगा और ये रिड्यूस होएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, CH2OH और ये CH2OH। ठीक है, ये बना, ये CH2OH बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, गिव्स P and Q, H C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो वो उस फॉर्म में रहेगा। कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट वेयर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन। ये जो कंपाउंड है इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो HC डबल बॉन्ड OH। ये इसी को ही ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि ये टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, इसके टॉलेंस टेस्ट देने की कोई संभावना नहीं है। फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेंस टेस्ट दे देता है, वो किसकी वजह से, ये वाले ग्रुप की वजह से। ठीक है ना, तो ये वाला Q हुआ, ये वाला P हुआ। ठीक है ना, कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, वेयर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन, ये भी ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां से क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ PTSA गिव्स प्रोडक्ट R। देखिए जरा, P की रिएक्शन CH2OH और CH2OH। एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन बोला है, तो एक्सेस साइक्लोहेक्सानोन मतलब ये इस तरीके से और ये यहाँ पे इस तरीके से, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो H2O रिमूव होएगा। H2O रिमूव होएगा मतलब कि ये पहले इधर पे अटैक करेगा, ये इधर पे अटैक करेगा। एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमिकीटल, वो रिएक्शन ध्यान करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद आएगा। कुछ हद तक इसको ऐसा भी यूज करते हैं कि जो साइक्लिक वाला जो रहता है उसको प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको H2O को रिमूव करते, दूसरे कलर से रिमूव करेंगे अच्छा लगेगा। यहाँ पे H2O रिमूव कर दीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी H2O रिमूव कर दीजिए। H2O रिमूव हो गया, अब प्रोडक्ट बना देते हैं इसका। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2O और इसको कनेक्ट करना है किससे, साइक्लोहेक्सानोन से, तो ये कनेक्ट होएगा, तो ये ऐसे करके बनेगा। ये बना, ठीक है, यहाँ से जब रिएक्शन हुई तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये बन गया
क्वेश्चन हो गया फिर। अब सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन आर देखते हैं भाई। ऑक्सीजन एटम तो सीधे सीधे दिख रहा है कितना, 4। ऑक्सीजन एटम तो 4 हो गया। मिथाइलिन ग्रुप्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हो गए, CH2 ग्रुप्स 14 हो गए। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम, 14 और 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, सॉरी 18, सॉरी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने पे 18 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 18। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, रिएक्शन ऑफ क्यू, एक सेकेंड, हाँ तो देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इस, पहले ये कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, ज़रा देखिए इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। ये अल्काइन है, H C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 15 C डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, इसमें Hg2+H3O+ से रिएक्शन, मतलब मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे तो इसमें बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 15 C डबल बॉन्ड O OET, मार्कोनिकोव एडिशन करवाएंगे तो ये। उसके बाद ZnHgHCl, मतलब ये कौन सा रिडक्शन हुआ, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से ये जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH3, ये भी CH2 बन गया, पहले 15 थे, एक और ऐड होएगा तो CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड O OET। उसके बाद H3O+ और हीट से ये हम लोग बना देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव को नॉर्मली अगर रिएक्ट कराएंगे तो यही तो बनेगा। तो CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड O OH, ये हुआ पहले P, सॉरी हाँ ये हुआ P। ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो देखते हैं ग्लिसरॉल मतलब क्या, CH2OH CHOH CH2OH, ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस के साथ, तो C डबल बॉन्ड O OH CH2 16 CH3। एसिड और अल्कोहल के बीच में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो जाहिर सी बात है एस्टर की बात हो रही है। C डबल बॉन्ड OH, एक और मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, CH2 16 CH3, और यहाँ पे एक और C डबल बॉन्ड OH CH2 16 और ये CH3। OH और H को रिमूव कर दीजिए, OH और H रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3, और यहाँ से फिर CHO C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 16
और ये CH3, ठीक है। ये बना एसिड कैटलिस्ट, एस्टरिफिकेशन करवाया, ये एस्टर बन गया। रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ CaCl2 यील्ड्स CaSO। अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो ये C17H35CONa बनाने की बात हो रही है कुछ कुछ। देखिए, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q, यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो बन जाएगा क्या, CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस C17H35CONa। और जाहिर सी बात है ये C17H35CONa कितना जनरेट हुआ होगा, 3 मोल, ठीक है, फॉलोड बाई स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q। एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म कंपाउंड Q। अगर इसको 1 मोल लोगे आप तो ये बनेगा कितना, 3 मोल। ये 3 मोल बना। अब ये सोप आर क्वांटिटेटिवली स्टार्टिंग विथ ये CONa बना, इसकी रिएक्शन CaCl2 से करवाएंगे तो CaSOP एक R बनेगा। तो ज़रा देखिए कैसे होएगा, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ। तो C17H35CONa प्लस CaCl2 ये क्या बना देगा, अगर इसमें आपको सॉल्ट बनाना है तो CO वाइस Ca प्लस NaCl। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आएगा और ऑब्वियसली बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पे इसके कितने मोल फॉर्म हुए, देखिए 3 मोल फॉर्म होएगा, 3 यूनिट फॉर्म हुआ। अगर ये 1 मोल है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोल बन जाएगा, है ना। तो ये 3 मोल हुआ, ये 3 मोल है तो बाई मोल कंसेप्ट ये कितना मोल होएगा, 3/2 मोल। इसमें सभी के एटॉमिक मास आपको दिए हुए हैं, है ना। तो 3/2 मोल फॉर्म हुआ। इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 606 आएगा, 606 आएगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 3/2 मोल फॉर्म हो गया। द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 606, 909। तो इसका जो अमाउंट प्रोड्यूस होएगा वो होएगा 909 ग्राम, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगेगा, आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, तो बन जाएगा, थोड़े एफर्ट लगाएंगे तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम लिस्ट 1। तो 2 पार्ट में करके दिया गया होगा, हाँ देखिएगा ज़रा इसमें से किस तरीके से रिएक्शन करवाई जाएगी। O3 जिंक, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड है। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। एक्वस NaOH का मतलब क्या है, एक्वस NaOH और हीट दिया हुआ है, मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हमको करवाना है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे रिएक्शन करवा देंगे। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH रह जाएगा। जब हीट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड आएगा। इथिलीन ग्लाइकॉल PTS है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था।
तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होएगा, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होएगा तो ये H इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन करवा देते हैं इसके, CH2OH से जब रिएक्शन होएगा तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होएगा। उसके बाद BH3 H2O2 NaOH, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होएगी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब हो गया ये, यहाँ पे OH लगा दीजिए, ये हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होएगा का मतलब क्या? वापस से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, OH C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? NaBH4 से। NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा OH, ये OH और ये H। अब ज़रा देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। 1 2 H2OH, ये दिख रहा है ना? तो ये P का 3 बन जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से Q वाला देखते हैं, इसमें ये बन गया 3, इसको बनाते हैं। पहले ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O बन गया। इसके बाद अगर एक्वस NaOH यूज़ करेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होएगा। एल्डोल कंडेंसेशन होएगा तो अटैक किस में होएगा? एल्डिहाइड में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग रिलेटिवली अनस्टेबल है और आप जैसा कि देख सकते हैं कहीं पे 7 मेंबर रिंग दिख भी नहीं रही है। तो क्या करेंगे? 6 मेंबर रिंग से रिमूव कर, 6 मेंबर रिंग बनेगी तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 मेंबर रिंग बन रही है और 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग ही बनाना है। अटैक की पॉसिबिलिटी किस में होएगी? एल्डिहाइड में। तो क्या करेंगे? यहाँ से नेगेटिव हटाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। 5 मेंबर रिंग बनी, नंबरिंग कर लेते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे OH के साथ हीट दिया हुआ है तो ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल PTSA, यहाँ पे इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बन गया। उसके बाद BH3 H2O2 OH माइनस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH लगा देंगे इस पे। OH लगेगा तो कैसा दिखेगा वो? यहाँ पे OH लगा देंगे, डबल बॉन्ड हट जाएगा ऑब्वियसली।
ये OH लग जाएगा। उसके बाद H3O+ यूज़ करेंगे तो ये वापस से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। वापस से कार्बोनिल कंपाउंड बनने का मतलब है कि ये OH और ये C डबल बॉन्ड हो। उसके बाद NaBH4 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा। OH, ये OH। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कहाँ पे बना हुआ है। आगे ही बना होगा। 5 वाला दिख रहा है, CH3OH। तो P का 3 हो गया, Q का 5 हो गया। P का 3, Q का 5। R का देखते हैं, R का कैसे बनेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA, मतलब क्या। यहाँ पे ये ऐसे करके लगेगा। फिर HgOAC ट्वाइस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरीके से होएगा ये। यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ये O, ये बना। हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो वापस से ये डबल बॉन्डो आ जाएगा और ये OH। फिर इसके NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एक। NaBH4 से जब रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी OH। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4। तो R का हो गया 4। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA। फिर वही CH3, ये इधर BH3H2O2 OH-, क्या होगा ये इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ये CH3 अगर यहाँ पे लगा है तो अब OH यहाँ पे लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाएंगे। फिर उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वापस से कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होएगा, CH3OH। उसके बाद NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो रिड्यूस कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3OH OH। ठीक है, तो ऐसा देख लेते हैं कोई ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला देख लीजिए। और वैसे भी ये 3 के बाद हो ही गया था क्वेश्चन। अगर आपको आंसर बस भरना है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, हमेशा ये देखिएगा कि पहले कौन सा करना है उसके बाद कौन सा ऑप्शन करने में। जैसे कि आपको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे 3, 5, उसके बाद इनमें से R और S में से कोई भी एक कर लीजिए, हालांकि सारे सेम टाइप के हैं, है ना। ये दूसरा मैच द कॉलम पेपर का देखिएगा ज़रा ध्यान से। SO3H मोल्टेन NaOH। फिनॉल के प्रिपरेशन में बताया जाता है कि जब सल्फोनिक एसिड जो रहता है उसको जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे SO3H हट जाता है। ठीक है, SO3H हटता है, जिसे जब भी कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन टाइप से बोलते हैं। देखिएगा, तो मोल्टेन NaOH यूज़ करेंगे इसमें। और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो O- रहेगा। बाद में इन्होंने एसिडिक मीडियम भी दे दिया है, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं OH। उसके बाद जब कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होगी, फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो कंसनट्रेटेड HNO3 के केस में पॉली सब्स्टिट्यूशन करेगा। पॉली सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है OH NO2 NO2 NO2। ठीक है,
देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से। OH NO2 NO2, पी का हो जाएगा क्या 3, पी का यहाँ पे 3, है ना। दूसरा देखते हैं NO2 कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं इसमें। ये NO2 कंसनट्रेटेड HNO3 से नाइट्रेशन होएगा, तो ये NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग होने का मतलब है कि ये NO2, तो यहाँ पर भी NO2। SnHCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये NH2 और ये भी NH2, ठीक है। इसके बाद NaNO2HCl डाईएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, है ना, दोनों को डाईएजोनियम में बदल देते हैं। डाईएजोनियम फिर H2O में रिएक्ट करेगा, डाईएजोनियम की जब H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल बन जाता है। दोनों NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाईएजोनियम में। फिर H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों OH में तब्दील हो जाएंगे, OH OH लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 यूज़ करेंगे, तो इसमें भी पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बनते हैं। पॉली सब्स्टिट्यूशन वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, हाँ। तो ये जब कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे तो ये OH OH NO2 NO2 NO2, ठीक है। तो Q वाले का कौन सा ऑप्शन बना 5, P का 3, Q का 5, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3, तो देखिएगा OH OH कंसनट्रेटेड H2SO4 से होगा क्या, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होएगा तो SO3H यहाँ लगेगा, एक SO3H यहाँ लगेगा, सल्फोनेशन, ठीक है। SO3H लग गया। उसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 से जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो अब क्या हो रहा है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवाएंगे तो OH OH SO3H SO3H। बेसिकली याद होएगा कि सल्फो ग्रुप को हम लोग यूज़ करते हैं किसी की पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए, पोजीशन ब्लॉक होएगी तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब वापस से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, OH OH। पता होगा सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता है, सल्फोनेशन रिवर्सिबल होने की वजह से इधर पे लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, OH OH NO2, R का क्या हो गया 4, P का 3, Q का 5, R का 4, ठीक है। इसमें अब एक आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, KMNO4 और KOH, KMNO4 और KOH। बेंजीन रिंग में कार्बन लगा है, अगर उसके बाहर एक भी हाइड्रोजन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले बेंजोइक एसिड में। अब बेसिक मीडियम तो है नहीं, एसिडिक मीडियम है, और उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दिया है तो COH लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जब कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, COOH, ये रहा। नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये कौन सी पोजीशन में आएगा, मेटा पोजीशन में आएगा, है ना, मेटा पोजीशन में आएगा।
COOH NO2। अब इसमें नॉर्मली हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। COOH NO2, इसमें जब SOCl2 से रिएक्शन होएगी, SOCl2 से रिएक्शन होएगी, SOCl2 प्लस NH3, तो ये बन जाएगा CONH2 और ये बन जाएगा क्या, NO2, ठीक है। Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो CONH2 हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होएगी, तो ये NH2 बनेगा, उसके बाद ये NaNO2HCl क्या, डाइएजोनियम सॉल्ट, फिर ये OH से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये OH NO2। अब ज़रा देखिए कि मतलब ये प्रोडक्ट बनाएगा बच्चा अगर आप मेटा सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है, जिस ऑप्शन की जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन की वजह से कुछ चेंज होएगा, वो यही है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन। ज़रा देखिएगा, मेटा पे डायरेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगाऊं यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे सिंगल सब्स्टिट्यूशन तो करवाया नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हो गया, उसके बाद तो ये इधर डाइएजोनियम वगैरह एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि पहले के 3 आ गए थे, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन अपने आप आ ही गया था कि इसका 1 होएगा, ठीक है ना। बट फिर भी एक एक ऑप्शन करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये इसके बाद अगला, है ना। तो आज के लिए ये डिस्कशन ऑर्गेनिक कहीं पे खत्म होता है। थैंक यू बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो कल जेई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखेंगे क्या क्या अप्रोच आपको लगाना है और क्वेश्चन को किस तरीके से उन्होंने मोल्ड करने की कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा है नहीं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन C2 जनरेटेड नाइट्रस एसिड। सर इन C2 जनरेटेड नाइट्रस एसिड, सर सुना ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तब भी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअल क्या है वो देखिए। HNO2 है सर, राइट, HNO2 है। अब HNO2 के रेस्पेक्ट में मुझे बोला है कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी, कोई बात नहीं। सर मैंने इसको वाटर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा सर, यहां पे अगर हम देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारा बन जाएगा NO3 माइनस न्यूट्रल मीडियम में और 3H प्लस, ये देखिए। और यहां पे अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बैलेंसिंग होगी, आयन स्पीसीज बैलेंस। मैं आपको वो सॉल्यूशन दे रहा हूं जो कि डायरेक्टली कहीं मिलेगा आपको, बट एग्जैक्ट क्या है वो बताता हूं। HNO2 NO3 3H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सर जो HNO2 है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है सर, H प्लस, अब एसिडिक मीडियम, क्योंकि उसने बोला इन C2 जनरेटेड, मतलब सेम मीडियम के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं सर, और इलेक्ट्रॉन यहां गेन करेगा, बोलिए क्या बनेगा। तो अब आप देखिए NO प्लस H2O, क्योंकि आप सोच सकते थे सर N2O भी तो बन सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो वो भी है, बट ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, उसने इसलिए कंडीशन दे रखी है सर। तो सर मुझे यहां से क्लियर हो गई चीज। अब क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, नो डाउट, यस, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 3HNO2, राइट। अब देखिए आप यहां 3H प्लस है और यहां 2H प्लस है, राइट। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल 2 है और यहां 1 है, तो यहां पे अब कुछ नहीं आएगा, अब इक्वल में आएगा। NO3 माइनस 2NO प्लस H2O, आ गया नहीं आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, H2 और एक H प्लस आयन। देखिए अब है आपकी रिएक्शन प्रॉपर आयनिक भी है और एटम भी। तो अब आप देखिए NO3 बन रहा है सर, NO बन रहा है सर, H प्लस एक्वस, आपको पता है कि ये हमेशा किसमें स्टेबल होता है, H3O प्लस में। देखिए आ गए मेरे प्रोडक्ट,
This is the approach of that questions. Now next, among the following options, select the option in which each complex in set 1 show geometrical isomers. Okay, geometrical isomers show करना चाहिए. एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स सेट 2 कैसा होना चाहिए? आयनाइजेशन. तो मुझे लगता है आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले आयनाइजेशन देख लेते हैं यार, फिर ज्योमेट्रिकल देख लेंगे, है ना. तो ये देखिए फर्स्ट वाला वैसे ही कैंसिल हो गया सर. आयनाइजेशन के लिए बाहर चाहिए, वो है ही नहीं. सेट 1, अच्छा सॉरी, उसमें सेकंड में पूछा आयनाइजेशन. सही है. Cl और SO4 बिल्कुल सही है सर. यहां भी सर SO4 Cl आयनाइजेशन हो रहा है सेट 2 में. सेट 2 में आयनाइजेशन हो रहा है सर, कोई बात नहीं. इसके अलावा हम क्या देखें सर? हम देख लेते हैं सर कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं है. तो आप देखिए सर CO सारे ही सेम है, ज्योमेट्रिकल होगा? नहीं सर, नॉट पॉसिबल. पहला ऑप्शन खत्म हो गया. बी ऑप्शन, फिर से सर आयनाइजेशन नहीं सर, सेकंड में आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है. कौन सी होती है? बोलिए कोऑर्डिनेशन. कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन. सर बी ऑप्शन खत्म हो गया. सी में ClSO4, यस सर आयनाइजेशन है. SO4 Cl, यस सर आयनाइजेशन है. अब क्या देख लेते हैं? ज्योमेट्रिकल. A3B3 याद आया कुछ? A3B3 सर क्लास में हम बहुत बार करते हैं. क्या करते हैं? फेस और मर आइसोमर, वही तो है. तो सर यहां A3B3 बिल्कुल सही है सर, फेस मर शो करेगा. En2Cl देख सकते हैं. CO Cl, यस सर En, याद आया ज्योमेट्रिकल. सिस और इसी का क्या बन जाएगा? ट्रांस. बिल्कुल करेक्ट है सर. दिस इज द अप्रोच ऑफ दैट क्वेश्चंस. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल. तो मैं एक काम करूं ना, स्ट्रक्चर ही बना लेता हूं. CO2 8 हैं सर, बिल्कुल सही है सर, 8 हैं. 8 हैं. मैंने कहा C2H4 दिया है, चलो देख लेते हैं सर. 8 हैं, बिल्कुल सही है सर. C2H4 में 8 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस सर, राइट है ये भी. NO 8 हैं. नहीं सर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. एक कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड है सर, ना ऑक्टेट नहीं कर रहा. HCl 8 हैं, बिल्कुल सर सही है. HCl में भी क्या होंगे? 8 होंगे सर. Cl में 8 होंगे, नो डाउट, बिल्कुल सही है सर. ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है. मतलब CO2 कर रहा है, C2H4 कर रहा है और HCl कर रहा है. तो देखते हैं कॉमन कहां पर दिख रहा है मुझे. सर मुझे कॉमन दिख रहा है HCl कर रहा है, बिल्कुल सही है सर. C2H4 कर रहा है, वो भी सही है सर. CO2 कर रहा है. 3 मॉलिक्यूल करने चाहिए. अच्छा उसने कहा 4 में से 3 करने चाहिए. तो सर पहले ऑप्शन में 4 में से 3 तो कर रहे हैं. 4 में से कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं. दूसरे वाले ऑप्शन में कर रहे हैं क्या? नहीं सर, NO2 नहीं करेगा सर. O3 कर लेगा, HCl कर लेगा, बट H2SO4 नहीं करेगा. 8 से ज्यादा हो जाएंगे सर. ये भी क्या? BCl3 सर यहीं पे गलत हो गया, 6 हो गए. C भी गया, ये भी गया, ये भी गया. CO2 BCl3 सर इसमें भी है, ये भी गया. मतलब ओवरऑल आंसर मेरा A आ गया. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अरे एटॉमिक नंबर भी दिए. दिस इज द गुड. नाउ Ni का कितना होता है सर? दिया हुआ है मुझे 28. केवल एडिशन ही तो है सर. कार्बन का कितना होता है? अच्छा कार्बन का नहीं दिया, वो आपको आना चाहिए. अब ऐसा भी नहीं कि बेचारा वो कार्बन का भी देगा. तो कार्बन का कितना होता है सर एटॉमिक नंबर? सर कितना है? 6 इंटू 4 24. ऑक्सीजन का कितना होता है? 8. कितना आ गया? 32. कितना हुआ है सर? 4 2 6 4 है ना. 6 और 8 14. 1 4 और 2 6 और 2 8 84 आ रहा है. अब किसके इक्विवेलेंट है देखते हैं. VCO का होल 6. चलिए, वेनेडियम का 23 है सर. कार्बन का 36 हो जाएगा 6. ऑक्सीजन का सर कितना हो जाएगा? 6 तो है ही है. और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8. 48. बोलिए कितना आ गया सर? 8 और 6 14 14 16 17 16 17 18 राइट. 8 और 6 14 16 17 18. कितना आ गया? 5 5 और 3 8 8 और 2 10. ये 17 आएगा स्टूडेंट, सॉरी
14 और 3 17, 1 5 और 3 8 और 2 10, 107। 84 है क्या? नहीं है सर। दूसरा कौन है? CrCO5 क्रोमियम दिया है सर 24 है। कार्बन कितना हो गया? 30। ऑक्सीजन कितना हो गया सर? 40। कितना आएगा सर? देख लीजिए सर, 44 आ जाएगा, 94 आ रहा है सर, मतलब ये भी गलत है। कॉपर कितना दिया है सर? कॉपर 29। कॉपर कितना दिया है? 29। कार्बन 6 3 जा 18। ऑक्सीजन 8 3 जा 24। करते हैं सर, 8 और 4 12, 12 और 9 21। नाउ 2 और 2 4, 5 5 और 2 7। नहीं है सर, ये भी नहीं है। ओके, और ट्राई करना पड़ेगा, टाइम जा रहा है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। मुझे तो 84 चाहिए। चलिए एमएन का करते हैं, थोड़ा यहीं कर लेते हैं। एमएन कितना है? 25। कार्बन कितना है सर? 30 प्लस 8 5 जा 40। कितना आ गया सर? 80 70 95। ये भी नहीं है सर। चलिए आयरन करते हैं। आयरन कितना है सर? 26। फिर से सर 5 है तो 30 प्लस 40 है ना सर, ये भी 96। ये भी क्या? चलो कोबाल्ट से करते हैं। कोबाल्ट कितना है? 27। सर कार्बन 6 18 प्लस 24 कितना आएगा? 9, राइट? 9 1 3 4 और 2 6। तो एक बार फिर से मैं ट्राई वो देख लेते हैं अपन, कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोबाल्ट 27, कार्बन का 6 तो 18, ऑक्सीजन का 8 24। अच्छा -3 लगा हुआ है तो हम +3 बाद में कर लेंगे, राइट? तो 8 और 4 12, 12 और 7 तो 12 और 7 सर 19, 1 3 4 5 6 और +3 तो ये कितना आ जाएगा? 72। फिर भी नहीं है सर। चलिए सीआर का कितना है सर? सर सीआर का 24। कार्बन कितना हुआ सर? कार्बन के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 4, 24 और 32। -4 है तो +4 कर लेते हैं, बाद में कर सकते हैं। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 1 4 5 6 और 2 8। यस, राइट आंसर सर, सीआर। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? आगे करना है तो चेक कर सकते हैं। वैसे भी देख लीजिए आईआर, इरिडियम का कितना है? 77। तो 84 तो नहीं आएगा ना सर, अभी इतने बाकी हैं। क्लियर? नेक्स्ट, among the following complex the total number of डाईमैग्नेटिक स्पीसीज पूछा है, देख लेते हैं। पहला मैग्नीज NH3 का होल 6 3+। क्या होता है सर मैग्नीज का आर्गन के रेस्पेक्ट में 3d5 4s2 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, तो +3 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा सर Mn3+। Mn3+ कितना आ गया सर? Ar 3d4 पुट करते हैं सर, 3d4 1 2 3 4 और सर NH3 6 है, तो मीनिंग ये है कि सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, दो नहीं होंगे, फिर वो ऑड ज्योमेट्री हो जाएगी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, इसका मतलब सर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर? 2 अनपेयर्ड हैं। तो सर ये इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, MnCl6। क्लोरीन कैसा लाइगेंड है? वीक। क्या पेयरिंग होगी? नहीं होगी। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी भी नेचर कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक। FeF6 3- +3 वैलेंसी, बोलिए क्या आएगा सर? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 26 है, Ar के रेस्पेक्ट में आ गया 3d6 4s2। Fe3+, बोलिए कितना आ गया? 3d5
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, और फ्लोरीन वीक लाइगेंड है सर, कोई पेयरिंग होगी नहीं होगी, इसका मतलब 5 अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है ये भी। कौन है? COF6। इसमें भी फिर से देखो वीक लाइगेंड है, तो CO के रेस्पेक्ट में भी स्टूडेंट 27 AR, बोलो 3D7 4S2 CO3 प्लस कितना आ गया 3D6, 4 अनपेयर्ड हैं कि नहीं, और वीक लाइगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं होगी सर, क्या मीनिंग है? पैरामैग्नेटिक है। FeNH3 का होल 6 3 प्लस कैसा लाइगेंड्स है? स्ट्रॉन्ग है, देख लेते हैं हो सकती है कि नहीं। तो सर FeNH3 का होल 6 3 प्लस कितना है सर? 3D6 4S2 AR, क्या आ जाएगा? AR 3D5, तब भी सर नहीं हो पाएगा है ना, अगर पेयरिंग होती भी है तो क्या होगा सर? 1 2 3 4 5, तब भी एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा सर, पैरा है, नॉट पॉसिबल। कौन सा है? COEN, इसको देख लेते हैं। CO अभी किया था 3 प्लस, क्या आएगा? 3D6 4S0, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। C2O4 कैसा है? चिलेट लाइगेंड है, तो चिलेट लाइगेंड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पेयरिंग होगी सर, तो 3D6 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही है सर, यहां तो पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग हो गई इसका मतलब सर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, डाईमैग्नेटिक। कैसा हो गया? डाईमैग्नेटिक, दिस इज द डाईमैग्नेटिक। क्लियर और नॉट? यस। नेक्स्ट कह रहे हैं BSc-PR के अकॉर्डिंग बताना है, लिस्ट 1 करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जीनॉन, स्पेसिफाइड कर दिया, जीनॉन पे ही बताना है, तो मुझे तो स्ट्रक्चर बनाना है, चलिए बनाते हैं। XCF2 ऐसा ही होता है, कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं सर, तो XCF2 में कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं जीनॉन के, सॉरी हाँ 3 लोन पेयर हैं जीनॉन के ऊपर, और कैसा है? शेप लीनियर है, लेकिन ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी सर, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री 3 लोन पेयर, बोलिए P का 5 आ गया नहीं आ गया? XCF4 लोन पेयर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, क्या रहेगा? 2 लोन पेयर हैं सर, 2 लोन पेयर है, बिल्कुल सही है, 2 लोन पेयर हैं सर, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, यस और नॉट? ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ज्योमेट्री की बात हो रही है सर, क्या आ गया? Q3 आ गया। XCO3 जीनॉन, बोलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, 1 लोन पेयर है, बिल्कुल सही है सर। XCO3 2, मतलब R2 यस R2। अब एक बचा XCO3F2, वो कौन होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद 2 लोन पेयर और नो लोन पेयर, इसमें भी एक चीज देखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, करते हैं। जीनॉन फ्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जीनॉन के बाहर कितने होते हैं? 8 होते हैं ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। नो लोन पेयर, बोलिए कोई लोन पेयर है? नहीं है सर, नो लोन पेयर कहां लिखा है? नो लोन पेयर कहां लिखा है सर? 4 में लिखा है सर, 4 में, S का 4, तो हमारा क्या आया? P का आ गया 5, Q का कौन सा आ गया? Q का 3, R का 2 और S का 4। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप आप अच्छा अचीवमेंट करेंगे। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।